नमस्कार साथियों, अब हम इस वीडियो में मेंडल की वंशागति का तीसरा नियम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल की वंशागति के नियम। वैसे तो हम शॉर्ट फॉर्म में, ये अधिकतर हमारी जबान पर जो शब्द आता है वो मेंडल के नियम ही आता है, लेकिन इसका पूरा नाम जो है मेंडल की वंशागति के नियम है। इसमें मैं आपको दो नियम पहले पढ़ा चुकी हूँ, प्रभाविता का नियम ठीक है, और दूसरा था हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। दूसरा पृथक्करण, अब तीसरा है हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है बच्चों, प्रभाविता के नियम में हमने देखा था कि जब हमने एकल लक्षण लिए थे, यानी लंबे या बौने पौधे में जब संकरण करवाया था, तो F1 पीढ़ी में या प्रथम पीढ़ी में हमें वो ही लक्षण प्रकट हुए जो कि उस पीढ़ी में प्रभावित है, यानी लंबेपन का गुण। तो जो सारे पौधे में प्राप्त हुए थे संकरण करवाने के बाद, जो पौधे प्राप्त हुए थे वो 100% क्या थे, लंबे थे लेकिन संकर थे, यानी उसमें बौने पौधे के जो गुण थे वो छुपे हुए थे, वह गुण उनका अप्रभावी रहा। तो प्रभावी गुण जो था उसको प्रभाविता के नाम से प्रदर्शित कर दिया। दूसरा नियम मेंडल ने पृथक्करण का नियम बताया। इस नियमानुसार F1 पीढ़ी के जो पादप हमें प्राप्त हुए थे, उन्हीं पादपों में क्या करवाया, उन्होंने संकरण करवाया। तो F2 पीढ़ी में यानी द्वितीय पीढ़ी के अंदर जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं हुए थे वह द्वितीय पीढ़ी में प्रकट हो गए। उसमें जो पृथक्करण का अर्थ यह या तात्पर्य मैं इस तरह से बताना चाह रही हूँ कि जो गुण, जैसे बोनेपन का जो गुण था वह प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ था, वह द्वितीय पीढ़ी में प्रकट हो गया। तो एक लक्षण दूसरे लक्षण के साथ में रहते हुए भी अपने एक दूसरे पौधे को संदूषित नहीं करता, यानी एक लक्षण जो है वो प्रभावी के साथ होते हुए भी अपना प्रभाव दूसरे पर नहीं छोड़ता, बल्कि F2 पीढ़ी के अंदर वह अलग से प्रकट हो जाता है, पृथक हो जाता है, उसे पृथक्करण का नाम दिया गया। तो प्रथम पीढ़ी में जो हमें प्राप्त हुआ था वो 100% लंबे और संकर पौधे प्राप्त हुए थे। द्वितीय पीढ़ी में जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं हुए थे वह द्वितीय पीढ़ी में पृथक हो गए, ये इसे पृथक्करण का नाम दिया। जैसे बोनेपन का गुण तो 1:2:1 या हम इसे 3:1 का रेशो देकर भी लिख सकते हैं। तो 3 पौधे लंबे और एक बोना पौधा में प्राप्त हुआ था। 1:2:1 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो एक पौधा हमें शुद्ध लंबा मिला, 2 पौधे हमें संकर लंबे मिले और एक पौधा हमें शुद्ध बोना मिला। तो इस रेशो को अगर हम नजर डालें या इस रेशो को अगर हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि एक पौधा हमें ऐसा प्राप्त हुआ जो कि अपने शुद्ध गुण के साथ प्रकट हुआ है, जो कि F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ था, वो है बोनेपन वाला। इसीलिए यह बताया गया है दूसरे नियम में कि जो गुण या जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ वह दूसरी पीढ़ी में प्रकट हो गया, यानी अपने लक्षणों की वंशागति को आगे बढ़ाने के लिए उसने किसी भी पौधे को संदूषित किए बिना ही पृथक हो गया, इसलिए इसका नाम पृथक्करण का नियम दिया गया। अब हम तीसरा नियम, किताब के अनुसार इसके बीच में टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस भी आएंगे, लेकिन नियम वंशागति के नियम अगर साथ में चल रहे हैं तो मैं आपको डायरेक्ट ही
तीसरा नियम पढ़ूंगी। इसलिए इस वीडियो में स्वतंत्र अपव्यवन का नियम मैं पूरा पढ़ूंगी और स्वतंत्र अपव्यवन के नियम के बाद टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में चर्चा करेंगे। और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम क्या कहता है? स्वतंत्र अपव्यवन यानी सभी पौधे, जितने भी पौधे बनते हैं वो सारे पौधे अपने गुणों को लेकर स्वतंत्र रूप से प्रकट हो जाए, वह कहलाता है स्वतंत्र। अब हम गुण कितने ले रहे हैं? तो 2 या 2 से अधिक विपर्यासी गुण वाले पौधे। विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत गुण। विपर्यासी का मतलब क्या होता? विपरीत गुण वाले पौधे। जैसे एक लंबा था तो एक बोना था, लेकिन वहां हमने सिर्फ एक ही लिया था, एक संकर संकरणी करवाया था। या हम द्विसंकरण या बहुसंकर संकरण करवा सकते हैं। इन शब्दावली का प्रयोग मैंने पहले शब्दावली पढ़ाई थी जब बताया था। तो 2 या 2 से अधिक विपर्यासी गुण वाले लक्षणों में आपस में क्या करवाया जाएगा? संकरण करवाया जाएगा। और संकरण कराने के पश्चात क्या होगा कि एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसकी परिभाषा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों या गुणों वाले पौधों में जब संकरण कराया जाता है तो क्या होता है वह एक दूसरे की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। तो एक लक्षण की वंशागति या का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। लेकिन जैसे हमने प्रथम नियम और द्वितीय नियम को समझने के लिए चेकर बोर्ड की सहायता ली थी, उसकी मदद ली थी, तो इसी तरह से हम इस स्वतंत्र अपव्यवन को नियम को समझने के लिए भी चेकर बोर्ड की मदद लेंगे। इसमें हम यह लिखेंगे या यह उदाहरण लेंगे कि जैसे पीले और गोलाकार और हरे और झुर्रीदार, यानी पीले रंग के और गोलाकार बीज ले रहे हैं और हरे रंग के और झुर्रीदार, तो लक्षण कितने हो गए? 4, यानी 2-2 लक्षण हमने ले लिए हैं। और अगर इनमें हम संकरण करवाते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए चेकर बोर्ड की सहायता से एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा हम इसे अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं है। हमारे नियमानुसार तो यही है कि इसका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं। इसलिए इस नियम का नाम स्वतंत्र अपव्यवन का नियम रखा गया है। तो हम उदाहरण ले रहे हैं मटर का ही। नियम है हमारा स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। स्वतंत्र अपव्यवन के नियम अनुसार ही हम
उदाहरण जो चूज कर रहे हैं उसमें भी हम मटर का पादप भी ले रहे हैं। मटर का पादप का वानस्पतिक नाम है पाइसम सटाइवम। तो मैं हर वीडियो में इसके नाम के बारे में भी चर्चा करती हूँ ताकि आपको नाम याद रहे कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम। ठीक है। अब जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैंने आपको नियम में बताया था कि 2 या 2 से अधिक गुण वाले विपर्यासी यानी विपरीत गुण वाले पौधे हमें लेने हैं और उनमें आपस में क्या करवाना है, संकरण करवाना है। तो हम जो ले रहे हैं पीले गोलाकार बीज वाले पौधे और हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे, जो कि क्या है, समयुग्मजी है। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो पहला पौधा है समयुग्मजी, पीले गोलाकार बीज वाले पौधे और दूसरा जो हम लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, दो विपर्यासी लक्षण वाले पादपों के अंदर संकरण करवाना है। संकरण करवाने के लिए 2 विपरीत गुण वाले चाहिए। तो एक तो लिया हमने पीले गोलाकार बीज वाले, दूसरा लेंगे हम हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे या पादप। तो हमने 2 समयुग्मजी पीले गोलाकार बीज और हरे झुर्रीदार वाले पौधे ले लिए हैं और इन पौधों का जब हम संकरण करवाएंगे तो F1 पीढ़ी में जो पादप हमें प्राप्त होंगे उनका पुनः संकरण करवाया जाएगा। तो F1 पीढ़ी में जो पादप बनते हैं उनका स्वपरागण हम करते हैं। तो हमें F2 पीढ़ी यानी स्वयं यानी आपस में वापस पुनः जो पादप हमें F1 पीढ़ी में मिले उन्हीं का वापस संकरण करवाकर हम F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम F2 पीढ़ी में पहुंचे, इससे पहले हमें F1 पीढ़ी का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है कि F1 पीढ़ी में हमें कौन से पादप प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम ले रहे हैं वो है पीले गोलाकार मटर का पादप, येलो एंड राउंड। ठीक है। अब इसका संकरण हम किसके साथ करा रहे हैं, हरे झुर्रीदार पादप के साथ। ठीक है। तो हरे और झुर्रीदार पादप का जो हम चिन्ह दे रहे हैं स्मॉल y एंड स्मॉल r। ठीक है। पीले में हमने कैपिटल Y लिया है, गोलाकार में कैपिटल R लिया है, हरे में हमने स्मॉल y लिया है और झुर्रीदार में हमने स्मॉल r लिया है। अब हम F1 पीढ़ी बनाएंगे तो इनके युग्मक बना लेते हैं। युग्मक बनाने में क्या होगा, एक पीला और एक गोलाकार, ये हमारे युग्मक तैयार हो गए हैं। ठीक। अब हम F1 पीढ़ी में जो हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा ये हमारी F1 पीढ़ी तैयार हो गई है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और तो ये हमारी F1 पीढ़ी, मैंने F1 पीढ़ी का चेकर बोर्ड आपको बताया था, इसका संयोग करवाएंगे तो हमें इस तरह के प्लांट प्राप्त होंगे। अब हम F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। ये हमारी F1 पीढ़ी है। अभी मैंने नियम में बताया था कि F1 पीढ़ी में जो पौधे हमें प्राप्त होंगे उन्हीं का हम स्वपरागण करवाएंगे। ये हमें युग्मनस प्राप्त हुए हैं। ठीक है।
कौन से हुए, पीले और गोलाकार, क्योंकि प्रभावी लक्षण दोनों में यही है, पीले और गोलाकार। और विषम युग्मजी पादप है, क्योंकि लक्षण विषम युग्मजी। ठीक है, अब हम इसके युग्मनस तैयार करेंगे। क्या करेंगे, इसमें स्वपरागण करवाएंगे। तो जो युग्मनस हमें प्राप्त होंगे उस 4 ठीक है, स्वपरागण करेंगे, यानी इसी के साथ में। तो युग्मनस हमें जो प्राप्त होंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर। दूसरा होगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। तीसरा होगा स्मॉल वाई कैपिटल आर। और चौथा जो युग्मनस होगा वो स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, ये हमारे युग्मनस प्राप्त हो गए हैं। और हम ये युग्मनस प्राप्त हो गए, इनको हम एक चेकरबोर्ड की सहायता से या चेकरबोर्ड की मदद से कितने पौधे हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि 4 विपरीत लक्षण हमें प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, यही चीज हम इधर भी लिख देंगे। ठीक है, अब हम इनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर इसका वापस इससे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब हमें इन पौधों का रेशो निकालना है। अब इसमें कितने पौधे हमें पीले गोलाकार और कितने पौधे हमें हरे झुर्रीदार प्राप्त हुए हैं। कुछ पौधे हमें पीले झुर्रीदार भी प्राप्त हुए हैं, कुछ हमें हरे गोलाकार भी प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इनका रेशो हम निकालेंगे।
इनका जो रेशियो निकाला जाएगा लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के आधार पर। लक्षण प्रारूप का मतलब जो बाहर से लक्षण दिखाई देते हैं उसके आधार पर, और जीन यानी जीन के आधार पर। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप में जो हमारा अनुपात निकलता है और जीन प्रारूप में जो अनुपात निकलेगा वो इस तरह से होगा। तो लक्षण प्रारूप का अनुपात होगा 9:3:3:3:1, 9:3:3:3 और 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 9:3:3:1 में 9 पौधे जो हैं वो पीले और गोलाकार है, 3 पौधे जो इसमें निकलेंगे वो हरे गोलाकार, हरा गोलाकार। इस चेकर बोर्ड की जो टेबल है इसको देखते हुए फिर 3 पौधे जो आएंगे वो पीले जुर्रीदार, और 1 पौधा जो आएगा वो आएगा हरा जुर्रीदार। ये तो गया, यानी इस चेकर बोर्ड को देखेंगे तो हमने जो लक्षण लिए थे पीले और गोलाकार और हरा और जुर्रीदार, उस आधार पर जो हमें पौधे प्राप्त हुए हैं, कितने शुद्ध हैं, कितने संकर हैं और कितने शुद्ध पीले गोलाकार हैं और कितने शुद्ध हरे और जुर्रीदार हैं। बाकी हमें जो प्लांट प्राप्त हुए हैं वो संकर हैं, जिसमें से 3 हरे और गोलाकार हैं और 3 पीले और जुर्रीदार हैं। इन्हीं का हम जीन प्रारूप या जीनोटाइप देखते हैं। ये हमने फिनोटाइप लिख लिया था। अब हम जीनोटाइप देखते हैं तो 1:2:1:2:4 1:2:1 इस तरह से हमें पौधे प्राप्त हुए हैं। 1:2:4:1:1:2:1 और 1। इसको हम इस तरह से लिखें या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 1:2:4:1:1:2:1 में प्राप्त होंगे। ये हमारा ये जीनोटाइप और फिनोटाइप है। इसमें हम लिख सकते हैं YYRR, फिर कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, फिर आ जाएगा कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r, ये 2 प्लांट थे। फिर कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, फिर एक पौधा आ जाएगा आपका स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। फिर उसके बाद में आपके 2 पौधे आएंगे स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। फिर आपके एक पौधा आएगा कैपिटल Y, स्मॉल r। फिर एक पौधा है, ये हो जाएगा। उसके बाद 2 पौधे आएंगे कैपिटल Y, स्मॉल r। फिर एक पौधा जो शुद्ध मिलेगा आपको स्मॉल y और स्मॉल r। यह इसका जीन प्रारूप है और यह लक्षण प्रारूप है। कुल मिला के जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप के अगर पौधे हम काउंट करते हैं तो कितने होते हैं? 16 पौधे हमें प्राप्त होते हैं। 16 पौधों का रेशियो हम अगर जीन में निकालते हैं तो इस तरह से और लक्षण में निकालते हैं तो इस तरह से। यह मेंडल का तीसरा नियम है और इस
मेंडल के तीनों नियम को मैंने आपको अच्छे ढंग से पढ़ा दिया है। इस चेकर बोर्ड की सहायता से ही हम ये लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप को निकाल सकते हैं। आप घर पर इन चेकर बोर्ड की मदद से जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालने का प्रयास अवश्य करें। यह वीडियो यही समाप्त करती हूँ। कल या नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः एक बार इस पर चर्चा करेंगे। तीनों नियम की जो परिभाषाएं हैं इनको वर्बली वापस रिपीट करेंगे और उसके बाद हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे। धन्यवाद।